नमस्कार विद्यार्थियों, लेसन नंबर 5 के आज अपने करेंगे प्रश्न उत्तर। कल हमने इस पाठ के किए था, इस पाठ को ऊपर पढ़ा था। कल इस पाठ को मैं आपको नोट्स के रूप में समझा चुका हूं। आज अपने इस पाठ को समझेंगे प्रश्न उत्तर के रूप में। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न वही हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो किताब में दिए गए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। पाठ्य अभ्यास या प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक वाले। तो पहले आप विद्यार्थियों उन चारों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। निम्नलिखित की व्याख्या करें। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। प्रश्न नंबर 2, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। प्रश्न नंबर 3, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। हमें इन चारों ही प्रश्नों की, ये प्रश्न नहीं है, ये लाइनें आपकी पुस्तक में दी गई है और आपको इन लाइनों को पूरे व्याख्या के साथ लिखना है कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसका असर क्या पड़ा। तो पहला प्रश्न उठाते हैं स्पिनिंग जेनी वाला। तो ये मशीन थी स्पिनिंग जेनी, ये 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी और इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया, मजदूरों की मांग को कम कर दिया। अब एक ही व्यक्ति था, वह पहिया घुमाया करता था। एक ही मजदूर अब सारी तकलियों को घुमा दिया करता था। तो अब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लग गई। कारण क्या था कि मशीनों के आने से वो महिलाएं क्या हुई, बेरोजगार हो गई, क्योंकि मशीनों ने उनका काम छीन लिया था। इसलिए इस मशीन का विरोध हुआ था। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय शहरों के सौदागर या व्यापारी वो गांवों की ओर आ रहे थे। अब वो गांवों की ओर क्यों आ रहे थे, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण नंबर 1, अब व्यापारी लोग थे, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना उत्पादन बेच रहे थे और जानते हो एक जगह से माल पूरा तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए उनको अलग अलग लोगों से माल तैयार करवाना पड़ता था। इसके अलावा उस समय उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी। यूरोप अलग अलग देशों में कब्जा कर रहा था और अलग अलग देशों में अपना व्यापार बढ़ा रहा था, इसलिए उसे अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। इसके अलावा गाँव में गरीब लोग थे, काश्तकार थे, उनको ये सौदागर क्या है, काम देने लग गए। अब छोटे मोटे किसानों को अपनी कमाई का नया साधन मिल गया। इसके अलावा जब सौदागर वहाँ आए तो उन्होंने माल बनाने के लिए पेशगी मतलब एडवांस रकम देना आरंभ कर दिया। पेशगी बोलते हैं उस काम को करने से पहले जो एडवांस रकम आपको मिलती है उसे बोलते हैं पेशगी। तो व्यापारियों ने क्या किया, उन मजदूरों को एडवांस रकम देना आरंभ कर दिया। मतलब एक बार एडवांस रकम आपने ले ली ना, तो मतलब ये होता है अब आप उस काम को मना नहीं कर सकते। इसके अलावा सौदागरों के लिए काम करते हुए वो गांव में रह रहे थे। तो अब क्या हुआ, अब ग्रामीणों को अपने गांव में काम मिल गया। तो फायदा ये हुआ, अब वो एक और तो किसान लोग अपना खेत भी संभाल रहे थे, दूसरी ओर उनको छोटा मोटा काम भी मिल गया। मतलब अब किसानों को अपनी ज़मीन छोड़नी नहीं पड़ी, उन्हें बिना अपनी ज़मीन छोड़े काम मिल रहा था। और इस फायदा क्या हुआ, कुटीर उद्योग को बल मिला। प्रश्न नंबर 3 करते हैं कि बंदरगाह कौन सा, सूरत वाला, वो कमज़ोर कैसे पड़ गया। सूरत वाला बंदरगाह कमज़ोर कैसे हुआ, तो 1750 तक तो भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में नेटवर्क टूट गया था। यूरोपीय कंपनियां बढ़ रही थी, उन्होंने स्थानीय दरबारों से मतलब बाहर की कंपनी ने क्या किया, लोकल राजाओं से बहुत सारी सुविधाएं हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार में इजाफा किया और इससे क्या हुआ, सूरत के बंदरगाह पर असर पड़ा, क्योंकि अब इन बंदरगाहों से माल आना जाना क्या हो गया, कम हो गया। हम इस बात को देखें भाई, ये बंदरगाह क्या हो गया, दिवालिया हो गया। उसका उदाहरण दिया है कि 17वीं सदी के आखिरी सालों में यहाँ हर साल लगभग 1,60,00,000 का माल यहाँ से आया जाया करता था। वही 1740 के आसपास यहाँ सिर्फ 30 लाख का बिजनेस रह गया। मतलब अब देखिए आधे से भी आधा काम यहाँ रह गया था। तो इससे मान सकते हैं कि बंदरगाह क्या हो गया, हाशिए पर आ गया या कमज़ोर हो गया। प्रश्न नंबर 4, 1764 के बाद ईस्ट इंडिया लगातार अपने शासन को बढ़ा रही थी। तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार स्थापना करने के लिए, विद्यार्थियों ये प्रश्न वही है, गुमास्ता का क्या कार्य होता है, गुमास्ता का उपयोग क्यों हो रहा था। तब कंपनी ने क्या किया, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए
बुनकरों से सीधा संपर्क किया और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, गुमास्तों की नियुक्ति की। गुमास्तों के मुख्य रूप से दो काम थे। पहला काम क्या था, गुमास्ते कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों से मुक्त करवाने के लिए, मतलब जब तक बुनकर व्यापारियों से जुड़े रहेंगे तो अंग्रेजों को माल नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया, बुनकरों को लोकल व्यापारियों से मुक्त कराया और उनसे कपड़ा इकट्ठा करने के लिए, उनसे माल लेने के लिए, गुणवत्ता जांचने के लिए एक व्यक्ति रखा जिसको वो सैलरी दिया करते थे। वेतन भोगी कर्मचारी बोलते हैं जिसको सैलरी मिलती हो, उसे बोला गया गुमास्ता। इसके अलावा कंपनी ने उन बुनकरों पर बहुत सारे पाबंदियां लगा दी, नियम बना दिए। अब बुनकर किसी अन्य कंपनी को या अन्य व्यापारी को माल बेच नहीं सकते थे। बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा, उन्हें कच्चा माल लेने के लिए कर्जा भी मिल जाएगा, परंतु शर्त वही है कि माल तैयार होने के बाद बुनकर वो माल सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचेंगे। परंतु हुआ क्या, जल्दी ही उन गुमास्तों और बुनकरों के बीच में टकराव हो गया। टकराव क्यों हुआ, क्योंकि कई बार जो माल तैयार हो जाता, माल को तैयार होने से पहले गुमास्ते कुछ और रेट बोलते और माल तैयार होने के बाद उसका वो रेट कम कर देते। तो इससे क्या कई बार टकराव हो जाता, बुनकर उन गुमास्तों की और मार पीट भी करते थे और इससे बाद क्या होता, गुमास्ते फिर अंग्रेज सिपाहियों को लेकर आ जाया करते थे और उन बुनकरों को कोड़े मार जाते, उन दंडित किया भी जाता था। इस व्यवस्था से क्या, बुनकरों की हालत बहुत ख़राब हो गई, उनको माल की कीमत नहीं मिली और वो कंपनी के कर्जे में दब गए। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से काम कर रहा था, मतलब 80% लोग मशीनी से काम कर रहे थे 19वीं सेंचुरी में। बिल्कुल बात सही है। दूसरे प्रश्न, 18वीं सदी में महीन कपड़े में भारत का दबदबा था, मतलब 18वीं सेंचुरी तक इंडिया का ही कपड़ा बिक रहा था बाज़ार में। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, हमने बात कल पाठ में पढ़ी हुई थी। तीसरा, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत का कपास निर्यात कमी आई, नहीं, क्योंकि जब तक अमेरिका में महागृह युद्ध नहीं हुआ था तब तक ब्रिटेन सिर्फ अमेरिका से ही कपास ले रहा था। जब वहाँ गृह युद्ध आरंभ हो गया तो अब ब्रिटेन था वो भारत से कपास लेने लग गया, तो इससे उल्टा क्या हुआ, भारत का निर्यात बढ़ा था, घटा नहीं था। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। चौथी बात है, फ्लाइंग शटल के आने से हाथ कार्गो में सुधार हुआ। हाँ, हाथ कार्गो अब क्या है, बहुत ज़्यादा माल बनने लग गया। प्रश्न नंबर 3, आदि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक कहाँ होता है, फैक्ट्रियों से होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा था। ये बहुत सा इतिहास का औद्योगिकरण इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, व्यावसायिक आदान प्रदान होता है, इस पर सौदागरों का कंट्रोल था और हर चीज़ों का उत्पादन कारखाने की जगह घरों पर होता था और उत्पादन में प्रत्येक सौदागर 20 या 25 मजदूरों से काम करवाया करता था और इससे जो माल था वो पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले उत्पादन कार्य आदि औद्योगिकरण कार्य था। मतलब फैक्ट्रियों के आने से पहले जो भी माल तैयार होता था वो आदि औद्योगिकरण में आता है। बढ़ते हैं आगे, चर्चा करें। मतलब ये प्रश्न वो हैं जिनको आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको प्रश्न आते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ वाला काम को प्राथमिकता क्यों देते थे। मतलब यह बात हो रही है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो मशीनों की काम की बजाय हाथों से जो काम हो रहा था उसको अधिक महत्व दे रहे थे। क्या ये बात आपको सही लगी है? तो देखते हैं, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाया करते थे। पहला कारण ये है, इसलिए हाथ के काम को महत्व दिया गया। और इसके अलावा मशीन जो थी वो मौसम के साथ उस मशीन में क्या है, उत्पादन घटा करता बढ़ा करता था, इसीलिए वो लोग मशीनों के बजाय हाथों से काम करवाना अधिक पसंद किया करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही बन सकते हैं, इसीलिए मशीनों से एक जैसे उत्पाद ही बन सकते हैं। लेकिन आप जानते हो बाज़ार में लोग क्वालिटी पसंद करते हैं और क्वालिटी है वो हाथों वाले काम में अच्छी आती है। मशीनों में क्या है, एक जो लोट बन गया वैसा का वैसा पूरा लोट बनेगा, लेकिन हाथों में क्या है, जो एक जो बनी है ना वो सेम टू सेम या उसकी कॉपी दोबारा तैयार नहीं होगी। इसके अलावा विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तु को अधिक महत्व दे रहे थे। हाथों से बनी वस्तु को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक मानते थे। उनको एक एक करके वो बनाते थे, उनका डिजाइन भी अच्छा हुआ करता,
ये थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना हो तो मशीन की बजाय श्रमिकों से ही करवाया जाता था। क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों का कार्य मशीनों के बजाय मजदूरों से करवाया जाता। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के कुलीन व पूंजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तुओं को अधिक महत्व दिया करते थे, क्योंकि ये वस्तुएं सुरुचि और परिष्कार का प्रतीक थी। इनमें फिनिशिंग अच्छी थी, इनमें डिजाइनों की क्वालिटी थी और इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। प्रश्न नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों, सूती और रेशमी कपड़ों को नियमित आपूर्ति निश्चित करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। पहला तरीका, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने का प्रयास किया और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित किया कि ये कार्य कैसे हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कपड़ा जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखा, जिसका नाम था गुमास्ता। कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ वे कारोबार करने पर क्या थी? पाबंदी। इसके अलावा उन्हें पैसे की रकम भी दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा भी दिया जाता था। जो कर्जा लिया करते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्तों को ही बेचना पड़ता था और उससे वो किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। क्यों? देखो, ये कई बार उन बुनकरों के साथ टकराव भी हो जाता और क्योंकि गुमास्ते घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं और कई बार माल समय पर तैयार नहीं होने पर ये बुनकरों के साथ मारपीट भी किया करते। ये बुनकरों के साथ कोई भी मोल भाव नहीं करते, बुनकरों को फिक्स रेट बोलते और बुनकरों को उस रेट पर उनको माल बेचना पड़ता था। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया में लिखने का मौका मिला है, तो आप एक लेख लिखिए। मतलब आपको यहाँ एक ऐसे लिखना है जो कपास और ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का इंडियन कपास के साथ क्या संबंध है, किस तरह इंडियन कपास को ब्रिटेन भेजा गया, क्यों भेजा गया, उस क्या असर पड़ा, उस पर लेख लिखना है। तो हमने पाठ पढ़ा है तो लिखते हैं लेख उस पर। इंग्लैंड में औद्योगिकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा था। इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आदि औद्योगिक किसे कहते हैं? फैक्ट्रियों के आने से पहले जो माल तैयार हुआ करता था हाथों से या घरों में, उससे ही बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। इसके अलावा इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या 18वीं सेंचुरी बढ़ी। इसके अलावा कपास को नए युग का प्रतीक माना गया है। 19वीं सेंचुरी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 70-60 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कपास का आयात किया करता था। इसके अलावा 1787 में यह आयात बढ़ गया 220 लाख पौंड तक पहुंच गया था और ये वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। इसके अलावा 18वीं सेंचुरी में बहुत आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया, पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशे बनाए जाने लगे। इसके बाद रिचर्ड ओकराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई और अभी तक कपड़ा उत्पादन जो गांवों में फैला हुआ था, अब ये काम लोग अपने घरों में किया करते। अब ये काम बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कारखानों में किए जाने लगा। इसके अलावा कारखानों में सारी प्रक्रियाएं अब एक ही छत के नीचे हो रही थी और एक ही मालिक के हाथों में सारी प्रक्रियाएं आ गई। इसके अलावा सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन का सबसे फलता फूलता उद्योग था। इसके अलावा 1814 के टाइम तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था कपास। इसके अलावा इंग्लैंड कपास उद्योग विकास हुआ तो वहाँ के उद्योगपति अन्य देशों में जाकर आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्हें सरकार दबाव डाला कि बाहर से आने वाले कपड़े पर टैक्स लगना चाहिए, जिससे मैनचेस्टर का कपड़ा बिना किसी कंपटीशन के इंग्लैंड में बिक सके। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव पड़ा कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचा जाए। 1860 के टाइम बुनकरों के सामने एक समस्या आ गई कि उन्हें अब अच्छी कपास नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारी कपास तो इंग्लैंड जा रही थी। कारण क्या था? उस ज़माने में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से आने वाली कपास क्या हो गई? बंद हो गई। तो अब ब्रिटेन को सारा कच्चा माल इंडिया से लेना पड़ा। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आधुनिकीकरण नहीं था। अमेरिका जर्मनी में जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ गया था।
तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या हुई, कमज़ोर पड़ी। कपास का उत्पादन कम रह गया। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े का निर्यात में क्या आई, गिरावट आई, क्योंकि उस ज़माने तक ब्रिटेन खाली सेना की ज़रूरत का सामान बना रहा था। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। अब भारतीय बाजार में देसी मिलें आ चुकी थी। यहाँ प्रश्न हमने प्रश्न छोड़ दिया। प्रश्न था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में उत्पादन क्यों बढ़ा। तो हमने पढ़ लिया भाई कि पहला क्या था, ब्रिटेन के अंदर सेना की जरूरत उसमें बन रहा था, अन्य सामान नहीं बन रहा था, इसलिए भारतीय मशीनों को, भारतीय फैक्ट्रियों को काम अधिक मिला। इसके अलावा भारतीय कारखानों, फौज के लिए जूट की गोरियाँ, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़ा, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन्स, बहुत से अन्य सामान में भारत में बनने लगे थे। नई नई फैक्ट्री लगाई गई। पुराने कारखानों में कई 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 पारियाँ बोलते हैं, 8 घंटे शिफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं। अब 8-16 से कई पारियों फैक्ट्री चलने लगी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिला। उद्योगपतियों के साथ मजदूरों का फायदा हुआ, उनके वेतन बढ़ाया गया और उनसे मजदूरों का क्या हो गई, काया पलट हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देकर राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया, स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इससे भारतीय उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिला। इस प्रकार मान सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार से लगभग हटा दिया गया और इंडियन जो चीज़ें थी उन्होंने अपना स्थान ले लिया। इस तरह अपनी किताब के प्रश्न होते हैं पूरे। अब करते हैं परियोजना कार्य। इन प्रश्नों का इस पाठ से संबंध होता है, परंतु ये प्रश्न कभी एग्जाम में आते नहीं। ये अपने सिर्फ क्या है, अपने पाठ को किस तरह समझाए उसके लिए प्रश्न होते हैं। इसलिए करते हैं, अपने क्षेत्र में उद्योग को चुनिए, उसका इतिहास पता लगाइए, वहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है, मजदूर कहाँ से आते हैं, विज्ञापन कैसा आता है, मतलब सब कुछ अपने, मतलब आप अपने एरिया में कोई सोचिए, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ फैक्ट्री में लेबर कहाँ से आ रही है, वहाँ क्या आइटम बनता है, वो अपना विज्ञापन कैसे करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात करें दुर्गापुरी चौक से लेकर लोनी तक इलाका, यहाँ 50 शोरूम और गोदाम है। इन सब में क्या है, पिछले 50 सालों में बदलाव हुआ है, लेकिन 4-5 शोरूम और गोदाम ऐसे हुआ करते थे जो लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बढ़ते निर्माण कार्यों और आधुनिक निर्माण में घरों लेकर बड़े बड़े मॉल तक में पत्थर के बढ़ते प्रयोग ने यहाँ गोदामों को फैलने मौका दिया। यहाँ पत्थरों में टाइलों का व्यापार हुआ करता था। राजस्थान के कोटा, जोधपुर, उदयपुर से पत्थर यहाँ बिका करते थे, लेकिन बदलते फैशन में सिर्फ पत्थर के स्थान पर नक्काशी वाले पत्थर और पॉलिश वाले पत्थर आ गए। तो यहाँ परिवर्तन हुआ। मशीनों द्वारा यहाँ पत्थरों को अलग अलग आकारों में ढाला गया, डिजाइनों में ढाला गया। राजस्थान से आए पत्थरों को विदेशों से लाए गए पत्थरों के साथ मेल करके पत्थरों की डिजाइनदार टाइलें बनाई गई। दीवारों व ड्राइंग रूम के लिए पत्थरों का लकड़ी और प्लास्टिक के फ्रेमों में जोड़ा गया। इसके लिए बहुत सारे कुशल कारीगरों, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया। एक गोदाम और शोरूमों में 2 प्रकार के मजदूर होते हैं, मतलब गोदामों में और शोरूम क्या है, 2 टाइप के लेबर होती है। पहली वो पत्थर को ढोते हैं, दूसरे वो जो इनको गढ़ते हैं, काटते हैं या इसको डिजाइन देते हैं। ढलाई के मजदूरों करने मजदूर प्राय बिहार, उड़ीसा, यूपी से आते हैं। और नक्काशी करने वाले, पॉलिश करने वाले, घिसाई व कटाई करने वाले राजस्थान से आते हैं। इस उद्योग के मालिकों और मजदूर से बात कर मालूम पड़ा ये उद्योग पिछले 50-60 सालों में उद्योग का रूप ले चुका है। यहाँ के मालिक के मजदूर सरकार के उत्पीड़न का शिकार है। क्षेत्र में उद्योग के भविष्य चिंता है। उसके उत्पादों का विज्ञापन, मार्केटिंग बारे में पूछ बताया। इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। दिल्ली व आसपास के इस तरह के जगह हैं, मंगोलपुरी, कीर्तनगर, वहाँ निर्माण कार्य करने में बहुत सी कंपनियां हैं। अपने आप ही हमारे पत्थरों और टाइलों खोज में आ जाते हैं और उनकी यहाँ अच्छी क्वालिटी और कीमत कम होने के कारण यहाँ हमें ग्राहक को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस स्थानीय निकायों की कुछ शक्तियाँ हैं, उसके कारण हमें गोदामों को यहाँ हमने स्थानांतरित कर दिया है। 50-60 सालों से चले उद्योग में सरकार की नीतियों पर उद्योग क्या डिपेंड रहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपना पाठ था लेसन 5। अपने स्ट्रीम कुल 8 पाठ हैं, अपने 5 पाठ आज पूरे हो चुके हैं। 3 पाठ और बचे हैं जिनको जल्दी ही पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।